सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था शिक्षण के सिद्धांत। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सूत्र के विषय में। कौन कौन से शिक्षण के सूत्र हैं और पढ़ाते समय किस तरीके से हमको इन सूत्रों का यूज करके इन टीचिंग के जो सूत्र हैं इनका किस तरीके से हम यूज करेंगे कि बच्चों को आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आए, आसानी से चैप्टर समझ में आए और उन्हें पढ़ने में मजा भी आए। तो इनको हम ध्यान से देखेंगे और ये बहुत बहुत इजी है। इनको ऑलरेडी आप लोगों ने एक्सपीरियंस पहले ही किया है, तो कुछ नई चीज यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। बस केवल आपको ये जानना है कि इन्हें हम शिक्षण के सूत्र कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षण के सिद्धांत ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी हर एक विषय के। देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोजों एवं अनुभवों के आधार पर समय समय पर अनुभव प्राप्त शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित है, अतः प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। रेमंड ने जो परिभाषा दी है शिक्षण के सूत्रों की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैं कहूँ, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किसकी परिभाषा है? तो रेमंड ने क्या कहा है? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। याद रखिएगा इस परिभाषा को। सबसे पहला सूत्र है शिक्षण का, सरल से जटिल की ओर, यानी कि फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। तो आपको पता है कि अब तो जो सिलेबस बच्चों का बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है कि पहले बच्चों को हम आसान चीजें, आसान चैप्टर्स पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को हम कठिन की ओर लेकर के जाते हैं। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि शिक्षक को पहले सरल पाठों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके बाद कठिन पाठों को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि बच्चों को आप सिंपली पहले गिनती सिखाते हो, फिर आप जोड़ घटाना सिखाते हो, इस तरीके से बच्चों को फिर गुणा भाग। तो इस तरीके से बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये भी इसी तरीके से है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है? जो बच्चों को ज्ञात है, जिसके बारे में वो जानते हैं, पहले हम उसके बारे में बताएंगे, फिर जिसको नहीं जानते वो फिर उनके बारे में भी हम बच्चों को बताते हैं। जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है इस तथ्य पर आधारित है कि बालक ने पूर्व में जो कुछ भी सीखा है वही उसको ज्ञात है। शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षक के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा ले कि छात्र को किस विषय का कितना पूर्व ज्ञान है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे बच्चे को, अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि बच्चे को अगर जोड़ घटाना आ रहा है, जोड़ घटाना अगर आ रहा है, जोड़ की प्रक्रिया उसने सीखी है, तभी वह 2 अंकों के 3 अंकों के गुणा को क्या कर पाएगा? वह कर पाएगा। तो इस तरीके से अब अगर इस 2 अंक के 3 अंक के गुणे को करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जोड़ की प्रक्रिया आनी चाहिए, बीच में जोड़ का उपयोग होगा। तो इस तरीके से जो बच्चे ने पहले सीखा है वही ज्ञान फिर बाद में भी उसको काम आता है। तो इस तरीके से जो बच्चे को पता है उसको हम बता करके, जो चीजें उसको नहीं पता है उनको भी हम उसको बता पाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण से अंश की ओर। ये बहुत बहुत इजी है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र में क्या होता है? दोस्तों देखिए, पूर्ण से अंश की ओर में क्या होता है? इस सूत्र में यह बताया गया है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय पूर्ण वस्तु से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि पालतू पशुओं को दिखा करके उसके बाद इनके अन्य भागों के बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर सिंपली ये बात बताई गई है कि जैसे एज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पालतू पशुओं के बारे में हमने क्या किया? पालतू पशुओं को दिखाया, जैसे कि कुत्ता दिखाया, बिल्ली दिखाया, गाय, भैंस, ये सब बच्चों को दिखाया। तो बच्चों को लगता है कि जो पालतू पशु हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि वो क्या खाते हैं और किस तरीके से उनके 4 पैर होते हैं, और ये सब चीजें बच्चों को पता चल जाती हैं। तो उनके एक एक अंगों के बारे में बताना आसान हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। तो पहले पूरी वस्तु दिखा देते हैं, फिर उनके एक एक अंगों के विषय में हम बात करते हैं, जैसे कि उनके स्पेसिफिक विषयों के बारे में, किस तरीके से कुत्ता कैसे भौंकता है, कैसे बिल्ली क्यों म्याऊं बोलती है। तो इस तरीके से बच्चों को बताना आसान होता है, पहले उनको हम पूर्ण चीज को दिखा देते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर हमें अपने देश के बारे में बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? अपने देश का
अपने देश का मैप उनको बना करके दिखाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक एक राज्य के बारे में उन्हें बताना शुरू करेंगे। और अगर हमने उल्टा शुरू कर दिया, एक एक राज्य के बारे में पहले बच्चों को बताया, फिर पूरा देश इन राज्यों से मिलकर के बना, ऐसे हम बताएंगे तो बच्चों को समझने में समय लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों को पहले पूर्णता का ज्ञान देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने बार बार आप लोगों को दिया है कि जैसे एक पेड़ के बारे में बच्चों को बताना है, उसके फलों के बारे में, फूलों के बारे में, तो आप पहले उस पेड़ के विषय में बच्चों को दिखा दो। जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, कोई भी वृक्ष है, अगर उसका पूरा पौधा आपने क्या किया, पूरा पौधा बच्चों को दिखा दिया उसकी जड़ों के बारे में, तो बच्चे खुद जान जाएंगे उसकी जड़ें कैसी हैं, उसका तना कैसा है, उसका फल कैसा है, फूल कैसा है, क्योंकि बच्चों ने देख लिया है। तो पहले पूरी वस्तु बच्चों को दिखा दी जाए, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बच्चों से बात की जाए, तो बच्चे आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो इस तरीके से हो गया पूर्ण से अंश की ओर। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये स्थूल शब्द बहुत थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा या कठिन भी लग रहा होगा। स्थूल का मतलब होता है मूर्त, ऐसी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है। मूर्त, स्थूल मतलब मूर्त, यानी कि फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो स्थूल मतलब मूर्त, जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, क्लासरूम में दिखाई दे रही हैं, क्लासरूम के बाहर दिखाई दे रही हैं, जो भी चीजें हमें अपनी आंख से हम देख पा रहे हैं, वो सभी क्या है, स्थूल वस्तुएं हैं, मूर्त वस्तुएं हैं। तो छोटे बालकों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और इनकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं या बातों का ज्ञान कराया जाए। पेस्टालॉजी ने क्या कहा है, छात्रों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, न कि शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टालॉजी की परिभाषा है। एक मैंने आपको शिक्षण सूत्रों की बताई है रेमंड की, और यहाँ पर देखिए पेस्टालॉजी की परिभाषा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आप लोग के एग्जाम में भी पूछी गई है और यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, छात्र की जो शिक्षा है वो सर्वदा स्थूल वस्तु तथा तथ्यों से होनी चाहिए, न कि शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से। जैसे कि गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़, टॉफी आदि का प्रयोग बच्चों के सामने हम क्या करते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को हमें गिनती सिखानी है 1 से 10 तक, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पहली बार आए हैं, तो 10 तक गिनती सिखाने के लिए हम उन्हें कंकड़ की सहायता से सिखा सकते हैं, हम उन्हें टॉफी की सहायता से सिखा सकते हैं, जोड़ घटाना हम उन्हें टॉफी की सहायता से सिखा सकते हैं, इसके अलावा गिनती भी सिखा सकते हैं। तो गोली की सहायता से, कंकड़ की सहायता से, इस तरीके से 1 कंकड़, 2 कंकड़, 3 कंकड़, बच्चों को आप बोल करके बताओगे तो बच्चों को, अब चूंकि कंकड़ दिख रहे हैं ना, जब ये 3 कंकड़ बच्चों से पूछोगे कितने, तो बताएंगे 3। तो अब आप बताओगे 3 लिखते कैसे, उसके सामने आप 3 लिख करके बच्चों को दिखाओगे, तो ये 3 संख्या बच्चे देख करके समझ जाएंगे इस अंक को कि इसे हम 3 पढ़ते हैं और इसका मतलब 3 वस्तुएं होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है। जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, जिनका प्रयोग करके हम बच्चों को बता सकते हैं। तो अब बच्चे मान लीजिए कहीं भी इस तरीके से 3 गोलियां देखते हैं अपने घर पर या कहीं भी, या फिर 3 कंकड़ देखते हैं, तो उनके दिमाग में क्या याद आता है? उनके दिमाग में याद आता है ये 3 संख्या, यही 3 याद आता है जब वो घर पर या कहीं भी होते हैं स्कूल के बाहर, तो उनके दिमाग में ये क्यों 3 याद आता है, क्योंकि टीचर ने क्या किया था, इस 3 को इस 3 से जोड़ दिया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बच्चों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षक आगे ले जाते हैं। तो इससे बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाता है। यानी कि जो वस्तुएं शिक्षक के पास उपलब्ध हैं, जो वस्तुएं बच्चा देख सकता है, उन्हीं की सहायता से जो उसको नहीं पता है उसके बारे में हम उसको जानकारी देते हैं। अब देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये क्या होता है, इसे हम आगमन विधि भी कहते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से सामान्य की ओर जाते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, इसे हम आगमन विधि भी कहते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल से हम जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, नियम, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। तो इसे आगमन विधि भी कहते हैं, अर्थात इस शिक्षण सूत्र में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरणों के पश्चात नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि अगर संज्ञा की बात करूं, मैं नाउन की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए राम, श्याम, मोहन, किताब, कॉपी, पेंसिल, मेज, कुर्सी, आगरा, दिल्ली, गंगा, यमुना। तो इस तरीके से बच्चों को हमने बताया कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी नदी का नाम, किसी जगह का नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो हमने जब ये एग्जाम्पल बच्चे को दिए पहले, फिर उसके बाद बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम नाउन कहते हैं। तो जब बच्चे को एग्जाम्पल समझ में आ गया तो अपने यहाँ परिभाषा बना लेगा। तो इस तरीके से हम इसमें उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं।
या इसे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर का सूत्र भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर नियम हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है, उसको हमें रटना नहीं पड़ता है। इसीलिए इसे हम खोज विधि भी कहते हैं, आगमन विधि को खोज विधि भी कहते हैं। अब इसकी बात देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये कुछ उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा था अभी, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर में क्या होता है, इस सूत्र के अनुसार बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जो उपलब्ध है और हम जिन्हें दिखा सकते हैं। उसके बाद उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जो उपलब्ध नहीं है और जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। जैसे कि सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में बताया जा सकता है। तो बच्चों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना है जो उपलब्ध है और जिन्हें हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लोब, अब पूरे बच्चे को आप पूरी दुनिया तो घुमा नहीं सकते हो सारे बच्चों को एक साथ, या इतना इजी तो है नहीं। तो इसलिए आप ग्लोब के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप ये बता सकते हो कौन से देश की स्थिति कैसी है, कौन सा देश किस महाद्वीप के किनारे या कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में किस तरीके के मौसम होते हैं, कितने प्रकार के मौसम होते हैं, कहाँ पर कौन सी फसल अधिक उगती है। तो ये सारी चीजें हम बताते हैं इन मॉडल की सतह से, ग्लोब में, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम इनकी सतह से बहुत सारी चीजें बता पाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, उनको दिखाते हैं और यहाँ पर हम धीरे धीरे उन्हें अप्रत्यक्ष की तरफ लेकर के जाते हैं, यानी कि जो उन्हें नहीं पता है उसके विषय में भी बताते हैं। इसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, विश्लेषण कहलाता है। और खंड में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहा जाता है। विश्लेषण में पहले संपूर्ण वस्तु का अध्ययन किया जाता है और फिर उसके विभिन्न भागों को बताया जाता है। जैसे छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देनी है तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति व विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है तथा अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चों को क्या करना है। जैसे कि अगर आप बच्चों को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के विषय में बच्चों को बताओगे कि यूपी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आप क्या करोगे, एक एक पर्टिकुलर जिले के विषय में बताओगे, किस जिले को हम इत्र नगरी कहते हैं, किस जिले में चूड़ियां बनती हैं, किस जिले में गन्ने अधिक होते हैं, किस जिले में हमें कौन सी डिश खाने को मिलती है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक चीजें आप यहाँ पर एक एक जिले के विषय में बच्चों को बताओगे और फिर क्या करोगे, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को समेट करके एक बार फिर आप उसके बारे में बच्चों को जानकारी दे दोगे 75 के 75 जिलों के विषय में। तो इस तरीके से बच्चों के लिए क्या होगा, वो ज्ञान आसानी से वो समझ भी पाएंगे और वो स्थायी भी हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज पूरे शिक्षण के सूत्र भी पढ़ लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत सारे के सारे समझ में आए होंगे और आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रिय मित्रों को वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आप ही के लिए ये हैंड रिटन नोट्स मैं बना रही हूँ, आप ही लोगों के काम आए और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ लें, इसीलिए मैं वीडियोस को बनाती हूँ। आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे वीडियोस आप देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए और आपके लिए लगातार मैं वीडियोस ऐसे ही लेकर के आती रहूंगी। जय हिंद।